अस्सलाम वालेकुम लिसनर व्यूअर्स, वेलकम टू द गली क्रिकेट शो पॉडकास्ट। और आज के एपिसोड पे हमारी एक ख़ास एपिसोड है। हमने एक ऐसे स्पेशल गेस्ट को बुलाया है। उनकी क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी पीएसएल जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके क्रिकेटिंग माइलस्टोन्स, क्रिकेटिंग ऑब्स्टिकल्स, उसके बारे में बातचीत करेंगे। फिर कुछ फैंस ने क्वेश्चन भी पूछे थे तो हम उनको भी थोड़ा टच करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। उवैद भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? अल्लाह करम, अल्लाह करम। उवैद भाई, हम लोग आज बेसिकली टुडे इज़ अबाउट यू। आपकी आप आई एम श्योर आपने ये सेशंस पहले भी किए होंगे, बट आज हम लोग थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे आपकी आपकी बैकग्राउंड पे, आपकी अर्ली लाइफ इन सियालकोट, और क्या फैक्टर्स थे जो आपने क्रिकेट को परस्यू किया। एक एक तो पैशन होता है, बट आपने उसको एक प्रोफेशन बनाने की जो जो सफ़र था वो आपने किस तरह किया? कहाँ से क्रिकेट स्टार्ट किया आपने? कौन सा मेंटोर था जिसके आपके साथ काम किया या जिसने आपको बहुत इंकरेजमेंट दी? तो उसके बारे में बताएं, आपका वो कैसा रहा? अ, सबसे पहले तो देखें, जो मैं हर इंटरव्यू में ये कहता हूँ कि 92 का वर्ल्ड कप, जिसको बच्चे को उस टाइम जो भी बच्चा था उसने देखा होगा, ज़रा सा भी हम्म, याद होगा, तो उसके लिए हम्म, अ, सबसे ड्रीम काम जो है वो क्रिकेट खेलना ही होगा। ठीक है? हम्म, उसने इतने बच्चों को इतना पैशन दिया उस चीज़ ने। उसके बाद फिर हम हम्म, 96 में हारे। मैंने वाले साहब से कहा रोते हुए कि मैंने क्रिकेट खेलनी है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पता है शायद बच्चा है अभी, तो अभी इमोशनल है, तो कह रहा है, बट आई वाज सीरियस। तो फेस समझ 99 रहे में थे भी वो हम आपका? फाइनल हार 99 में भी हार गए फाइनल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जिन्होंने ट्रिगर किया कि हाँ यार, नहीं, मुल्क के लिए कुछ करना है, जीतना हम्म, है, या जैसे भी कहीं पहुंच के मुल्क के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। फिर ऊपर से हम्म, हमारे इमरान खान साहब ने वो जब जीतने के बाद शौकत खानम शुरू किया और बनाया भी, और सक्सेसफुली, तो वो चीज़ें एक ड्राइविंग फोर्स था कि यार, पाकिस्तान में सबसे जल्दी जो है वो, अगर कम्युनिटी के लिए कोई कुछ कर सकता है तो वो क्रिकेटर कर सकता है, और वो सबसे जल्दी सेलिब्रिटी भी क्रिकेटर ही बनता है। हम्म, तो वो उस चीज़ जेन में थी कि मुल्क के लिए कुछ करना है, हम सो के बचे हैं, हम कौमी हम्म, तराने बहुत सुने हुए, वली तराने बहुत सुने हुए हैं, तो वो दिल में हम्म, थे, तो वो एक बीइंग पैट्रियट, वो सारा कुछ मेरे जेन में था कि कुछ करना है। अच्छा, फिर मैं लाहौर आ गया ए लेवल्स के लिए। तो उसके अलावा मैं स्कूल में भी हर जिधर जहाँ खेलता हूँ, तो मैं अच्छा बैट्समैन था उस वक्त, और हाइट इतनी नहीं थी मेरी। तो ए लेवल्स में आके जब मेरी हाइट बढ़ी है, तो मुझे किसी ने कहा कि बॉलिंग क्यों नहीं करते, तो मैं कमेंट्री बहुत सुनता था, टेस्ट मैच की भी, वनडे की भी। तो उधर से मुझे समझ आई कि बॉलिंग एक्शन कैसा होना चाहिए, अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए बॉलर की। रज़ाक भाई के एक्शन के ऊपर हम्म, कमेंट्री हो रही थी, शायद नज़ीर भाई थे, उनकी भी सुनी हुई थी। तो उनसे मिलता जुलता एक्शन थोड़ा अपना बनाया, और फिर बॉलिंग शुरू कर दी। जब मैंने बॉलिंग शुरू की, तो वो अच्छा जाना शुरू हो गया। बैटिंग जो है मेरी थोड़ी बैकग्राउंड में चली गई। मेरे चचा ताहिर मुगल, लेट, वो खेलते थे सियालकोट स्टैलियन से उस वक्त। हम्म, तो उनको देखना, उनसे इंस्पायर होके, तो वो एक शोएब मलिक के अंडर खेलने का जो था ना, कि यार क्या जबरदस्त कैप्टन है, किस तरह टीम को लेके चलते हैं, तो नजर आता था सियालकोट स्टैलियंस के पैशन में कि यार ये एक टीम है और एक डायरेक्शन में जाती है। तो वो एक हम्म। दो दफा लेके गए मुझे डग आउट में। तो 2006 में मेरी वालदा वफात आ गई, तो उस वक्त फिर मैंने परसू करने का ना सोच लिया कि अब पूरी तरह मैं इसको परसू करूंगा क्रिकेट। मैंने उनसे तो बात की कि मैं बॉलिंग उस वक्त करता हूँ, अब आपकी देख। एज क्या थी आई वाज उस 22। टाइम पे? 22? आई वाज 22। तो मैंने उनसे बात की कि अंकल, मेरी बॉलिंग, मैं बॉलिंग करता हूँ, तो देखें। उनको नहीं पता था, उनको था कि मैं सिर्फ पढ़ता हूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि हाँ आ जाओ, शाम को क्लब में आ जाओ, मैं उधर प्रैक्टिस करनी है, तो आ जाना उधर। मैं उधर चला गया, और जब मैंने पहली बॉल की, वार्म अप वगैरह करने के बाद पहली बॉल की, तो उनके मुंह में बीट हो गई, इन स्विंग हुई बहुत अच्छी। दूसरी की तो उनको लगी आगे पेट में। कहते हो तुम इधर आओ ना, मैं तो तुम्हें समझता था कि तुम पढ़ाकू बच्चे हो गए तो तुम तो बड़े पाकिस्तान खेलने वाले फास्ट बॉलर हो। तो तुम उधर जाओ, लाहौर में ये क्लब है, ये ज्वाइन करो जाके। मैं उनको कॉल कर देता हूँ, तुम मेहनत करो, तुम तो खेल जाओगे। मैंने ऐसे ही में आया लाहौर, मैंने हम्म, आके फिर वापस तो साथ में शुरू कर दिया। अब हमारा ये होता है कि उस टाइम क्रिकेट एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी जितनी अब है। जी पेरेंट्स के बिल्कुल। लिए ना एक हाई रिस्क फील्ड लगती है उनको, कि किसी भी स्पोर्ट्स में जाना एक हाई रिस्क फील्ड है। तो वो
वो झिझकते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं इस चीज़ को कि नहीं पढ़ लो, पढ़ा हुआ इतना तो उसमें ही परसू करो अपना करियर। लेकिन जब मैं जहाँ भी खेलता था तो मुझे पहली या दूसरी बॉल पे ही जो रिएक्शंस मिलते थे वो मुझे बिलीव करवाते थे कि यार तुम्हें कुछ है, कोई डिफरेंट है, क्योंकि हम्म बाकियों को क्यों नहीं इस तरह कह रहे सबको। ठीक है, हम्म जो भी ट्रायल दे रहा है या कोई क्लब में देखने आ रहा है तो ये बाकियों को छोड़ के तो मुझे क्यों परसू कर रहे हैं, मुझे क्यों देख रहे हैं। तो उसमें मेरी वो बिलीव बढ़ता गया कि मैं खेल सकता हूँ। फिर जहाँ खेला था वहाँ पे टॉप प्लेयर होता था। तो इसी तरह क्लब में 2 साल तो नहीं समझ आई कि क्या ट्रेनिंग करनी है, तीसरे साल जाके मुझे प्रॉपर समझ आई कि क्या ट्रेनिंग करनी है। फिर हम्म फिर वहाँ पे वापडा के कोचेज आए हुए थे किसी और को स्काउट करने। तो फिर मुझे उन्होंने वहाँ पे देखा। अमजद भाई हैं उधर, हारून मसूद साहब थे मैनेजर, तो बाकी बाबा जी वगैरह एक और जाहिद उमर। उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने ना उस लड़के को कहा कि हमें ये लड़का पसंद है, हमने इसको रखना है। तो वो मेरा दोस्त था लड़का जिसको देखने आए थे, तो उसने कहा तुम्हारी पे वापडा वालों की नज़र है। तो अब मैंने कहा हम्म मजाक कर रहा है, जून में, तो जून में था ये 2008। तो हम्म अ, अक्टूबर में जाके उन्हीं की टीम से मैच हुआ हमारा, तो उन्होंने मुझे ट्रायल पे बुला लिया। आई वॉज वर्किंग लेट नाइट एज okay, कॉल सेंटर में काम कर रहा था साथ में, CSR। तो वो फिर हम्म रात की शिफ्ट थी, तो मैं सुबह आके नाश्ता करके सोता था, फिर 4 घंटे बाद उठ के खाना खा के ट्रेनिंग पे चला जाता, ट्रेनिंग से आके फिर खाना खा के सो जाता था, फिर रात को कॉल सेंटर कर रहा था। तो थोड़ी पॉकेट मनी वगैरह ये सारा कुछ उसके लिए, लेकिन साथ में मैं ट्रेनिंग वगैरह करा। हम्म वहाँ से मैं ट्रायल पे गया और उधर उन्होंने जब सारे हर बॉल पुराना नया सेमी दे के चेक किया, ट्राई किया, उन्होंने मुझे कहा तुम छोड़ो कॉल सेंटर की जॉब और तुम यहाँ हमारे पास, तुम्हें हमने रख लेना। बस वहीं से क्रिकेट जर्नी वापस में। स्टार्ट हुई है, फर्स्ट क्लास की। और आगे करते करते अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके जो अर्ली मेंटोर्स थे, आ, उन्होंने आपके लिए मतलब उनके साथ आपने मिलके काम किया, या आपकी जो एक नेचुरल स्किल थी उसी में आपने कोचेस के साथ काम किया है कि जो इसमें आपकी जो अ, इसमें जो आपकी जो एक क्या कहते हैं आइडेंटिफिकेशन कहलाती है ना, क्या मैंने बॉलर बनना है या मैंने बैट्समैन बनना है, वो वो किस तरह शेप अप हुई आपकी? तो वो ये था कि मैंने जब बॉलिंग स्टार्ट कर दी तो उसके बाद मैं अपने आप को मैंने अपना एम रखा हुआ था कि इतने साल इतनी देर में मैंने फर्स्ट क्लास खेलनी है, उसके बाद इतनी देर में इंशाल्लाह पाकिस्तान की कंटेंशन में आना है। तो अल्लाह ने वो कामयाब किया उस चीज़ में कि मैंने लिखा हम्म भी हुआ था कि ऑलराउंडर बनना है पाकिस्तान में बेस्ट। तो उसी तरह अब मेरे जो सीनियर्स थे वापडा में, उन्होंने बहुत हेल्प की। शबीर अहमद थे, काशिफ रजा थे, राना नवीद हम्म थे, अजहरुल्लाह सबसे मेन, जो कि मेरे सीनियर मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। और सैफी भाई थे, सरफराज अहमद गुजरावाला से, सियालकोट स्टेडियम से, वो भी खेलते थे। तो ये मेरे सीनियर ऐसे थे कि जिनके अंडर खेल के मैंने बहुत कुछ सीखा। अब इसमें गेम अवेयरनेस और बाकी चीज़ें आती हैं, आपके स्किल की चीज़ें कम हो जाती हैं। आप स्किल का पूछते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खुद ट्राई करते 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 आप पहुंच जाते हैं। हम्म मेरे को किसी ने एज अ कोच लाइक ये नहीं सिखाया कि आउट स्विंग ये ग्रिप से होगी, इन स्विंग इस ग्रिप से होगी, तो वो मैंने खुद ट्राई करते करते सीखी खुद। हम्म अ, इसी तरह अंकल से मैं पूछता रहता था चीज़ें, ये होता हेल्प वो करते थे कि हाँ इन स्विंग तुम्हारी नेशनल है, तो मेरी वाइड हो जाती थी लेग साइड से। तो उन्होंने मुझे फिनिशिंग का बताया कि तुम्हारी आर्म बॉलिंग आर्म कहाँ फिनिश होनी चाहिए, फिर जिससे वाइड पे तुम्हें कंट्रोल आएगा। तो उस पे करते करते काम काफ़ी किया। और ये मेरे मेंटर्स इन्हीं में से ही हैं, मतलब ये जितने मैंने आपको बताया है इन्हीं से पूछा, इन्हीं से कराया। क्योंकि इंग्लैंड भी गया तो काशिफ भाई होते थे उधर, काशिफ रजा थे पाकिस्तान खेले हुए। हम्म आई बिलीव कि वो अगर वो थोड़ा लंबा खेल सकते थे पाकिस्तान के लिए, वो पहले मोहम्मद आसिफ वो होते। जितनी एक्यूरेसी मैंने उनकी बॉलिंग में और उनकी सीम मूवमेंट और जितना उनको कंट्रोल देखा था मैंने, और किसी को नहीं देखा। उसके बाद मैंने आसिफ को देखा, मोहम्मद आसिफ। तो ये मेरे सीनियर्स थे। बस इसी तरह करते करते मैं बॉलिंग ऑलराउंडर अपने को किया। क्योंकि फिर जब मैं फर्स्ट क्लास खेला तो अब मैंने दूसरे ही मैच में नंबर 10 पे 67 किया हबीब बैंक के अगेंस्ट, जिसमें उमर गुल थे, दानिश कनेरिया थे, अब्दुलरहमान थे, फाद मसूद, सरमद अनवर, इस तो ये सब उसमें थे। तो उसमें मैंने नंबर 10 पे कदाफी में 67 किया था। तो वो जहाँ मैं खेलता था उनको पहले ही पता चला था, हाँ यार ये ऑलराउंडर है। तो मेरी फिर बारी ऊपर आ जाती थी सब में। मेरे हम लोग के साथ भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था। हम लोग खैर क्लब क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे, तो एक दफ़ा हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि हम लोग भी खेलने गए थे। तो मुझे ना 3-4 गेमों पे उन्होंने
बिल्कुल नीचे नंबर 10 पे, नंबर 11 पे बैटिंग आती थी और मैं बॉलर एज अ बॉलर खेलता था। तो एक दफ़ा बहुत लंबी लाइन लग गई और मेरी जब बैटिंग आई तो मैंने भी शायद जाके आखिर में 30-32 रन मार दिए। तो हमारे जो कप्तान थे, यार इसका तो बैट इतना सीधा आता है, प्रैक्टिस में कोई नहीं देख रहा था, मैच में जब किसी ने जब इम्पैक्ट देखा ना तो बोला भाई इसका बैट तो बहुत सीधा आता है, इसको ऊपर भेजो। ये ऐसे तो ही होता है। ज़्यादातर हमारे जो क्रिकेटर्स होते हैं ना उनको एक इशू आता है कि वो पढ़ाई को और अपने प्रोफेशन को और क्रिकेटिंग जो उनकी एस्पिरेशंस होती हैं उसको लेके चलने में वो बैलेंस नहीं रख पाते। माशाल्लाह से आपने दोनों काम किए, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो कैसे आपने मैनेज किया कि लाइक आपने अपनी पढ़ाई भी साथ साथ लेके चले, आपने जॉब भी की, आपने अपना क्रिकेटिंग कैरियर भी बनाया, तो ये बैलेंस ज़रा बताएं कि आपने कैसे मेंटेन किया। लेकिन फर्स्टली तो आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स, उन्होंने मुझे जिस स्कूल में डाला, दे हैड प्रॉपर ग्राउंड, एक वो एक प्रॉपर सेमी गवर्नमेंट स्कूल था जिसमें ओवल भी था, उसमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स थे स्पोर्ट्स के, ट्रैक एंड फील्ड, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, अब जो यू नेम इट, वो स्पोर्ट्स होती थी हमारी। हम्म। तो ब्रेक में वो ग्राउंड ओपन मिलना एक बच्चे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आई बिलीव कि पाकिस्तान में ये हमारा जो कोटी स्कूल कल्चर है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। हाँ। क्योंकि आप बच्चे को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसके माइंड को सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर, और आप उसको ओपन, उसका जो माइंड है वो ओपन नहीं होने दे रहे। तो आई फाइंड माई सेल्फ लकी कि मुझे ऐसे स्कूल्स मिले जहाँ पे ग्राउंड्स थी। ओ लेवल्स मैंने उधर से किया, QDPS गुजरावाला से। तो हमारे पास पूरा हॉल था, मैंने हर स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया। मैंने स्प्रिंटिंग की, 50 मीटर, 100 मीटर, मैंने लॉन्ग जंप किया, मैंने हाई जंप किया, बास्केटबॉल की टीम में मैं था, क्रिकेट की टीम में मैं था, इसी तरह बैडमिंटन में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। तो आई थिंक कि जो बच्चा मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलता है स्कूल में, वो किसी एक स्पोर्ट्स को जब परसू करता है तो ही इज वेरी गुड एट। तो अब पढ़ाई साथ साथ चल रही थी, क्योंकि पेरेंट्स को शौक था कि मैं पढ़ूंगा, कि अच्छी जॉब में लगी। आई पर्सनली, मुझे पढ़ाई शौक नहीं था, बट आई वॉज गुड एट इट। ठीक है, सही। आई वॉज गुड एट इट। तो मैं उनके लिए वो पढ़ाई में कर रहा था, साथ में खेलता अपना, वो ब्रेक में हम्म। या ऑफ पे वो खेलता था मैं। तो जिस बच्चे को इस तरह के स्कूल मिलेंगे वो पढ़ाई भी कर लेगा साथ और खेल भी लेगा। पर पाकिस्तान में हम्म। प्रॉब्लम ही ये है हमारे, कि यहाँ तो बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ सकते हैं, घर आते हैं तो ट्यूशन पढ़ लेते हैं, तो चले जाते हैं। कोई स्पोर्ट्स का कोई कल्चर ही नहीं है हमारा। गवर्नमेंट जब इस चीज़ में सीरियस होके फ्यूचर का सोच के इस पर इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर हमारे जो स्पोर्ट्समैन है ना, वो हमारे हर डिसिप्लिन में, हम आपके ओलंपियंस भी निकलेंगे, फिर आपके क्रिकेटर्स भी निकलेंगे, आपके हर 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 चीज़ के प्लेयर्स निकलेंगे। ठीक है। तो मैंने मेजर मैं तो लकी था कि मैं इसमें बैलेंस कर पाया कि उधर लाहौर जब आया लेवल्स की थी, तो वहाँ भी ग्राउंड थी, उनकी टीम में भी खेला, क्रेसेंट स्कूल था। जब मैंने ख़त्म किया तो पेरेंट्स को मैं कहता मैंने खेलना है, तो वो कहते थे चलो इस साल ये कर लो, A लेवल्स कर लो, फिर खेल लेना, फिर ऐसे कर लो, फिर खेलना। तो ऐसे करते करते मैं साथ खेल रहा था। ठीक है। तो जो नॉर्मली पेरेंट्स कहते हैं चलो ये कर लो, फिर ये कर लेना। तो हमारे जितने क्रिकेटर्स आते हैं ना, 90% जो है वो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं, कि उनके पास पढ़ाई वो नहीं कर सकते, तो वो पूरा टाइम ही स्पोर्ट्स में दे रहे होते हैं, पूरा टाइम क्रिकेट में दे रहे होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो उसमें आ सकते हैं ज़्यादा। पर मुझे वही बता रहा हूँ कि मैं साथ साथ इसलिए रहा कि मेरे स्कूल मुझे लकीली अच्छे मिल गए। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये लाइसेंसेस कैंसिल करें कोटी स्कूलों के, और उनको चाहिए कि जब तक ये ग्राउंड ग्राउंड नहीं होगी, पूरा प्लान नहीं होगा आपके पास कि ग्राउंड वाला स्कूल बनेगा, तब तक आप उनको अलाउ नहीं करें। आई होप कि आपकी वाली बात जो है वो कोई सीरियसली ले, मगर मसला वही है कि वो जो कोटी स्कूल कल्चर है ना वो पैसे बहुत जनरेट कर रहा है, तो ऐसा मुश्किल ही है कि उनके लाइसेंस वगैरह कैंसिल होंगे। बट इट्स अ सक्सेसफुल बिजनेस फिलहाल देख मॉडल लेना नाउ। इसकी वजह से, बिल्कुल आप हाल देख लेना, इसकी वजह से आप हर जगह मुल्क से बाहर जलील होते हैं, कोई वीज़ा नहीं दे रहा अब आपको, कि अंडर हम्म। अनस्किल्ड वर्कर्स जो हैं हमें नहीं चाहिए, हम वास्ट रखें, हम जाके भेज देते हैं। जिस जो नहीं कुछ कर सकता यहाँ पे, वो कहता है जी मैं बाहर जाके कर लूंगा, मेहनत कर लूंगा, मजदूरी कर लूंगा। भाई उनके पास में सारा कुछ है, आप स्किल्ड वर्कर्स बने तो फिर आपको भी आपकी वैल्यू हर जगह पे होगी। वो स्किल्ड वर्कर ऐसे ही बनेंगे कि आपके जो स्कूल्स हैं वो थोड़े अच्छे तरीके से आबाद किए जाएं, और उनको आप कमर्शियल लेने की बजाय उनको एक प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट लें,
नहीं, ये बात आपकी बहुत क्योंकि पढ़ाई में बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि यार सिर्फ मतलब ये कहते हैं ना, एक बुक स्मार्ट वाली बात होती है कि हम सिर्फ बुक स्मार्ट हैं। तो आई थिंक 100%। हम लोग पाकिस्तान में ये बुक स्मार्ट का जो एक कल्चर है, इससे थोड़ा सा हमें बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि दैट लाइक यू सेड, दैट रिस्ट्रिक्ट्स यू टू द बुक दैट यू रीडिंग। तो मैंने ये सवाल आपसे पूछना था कि आपने मतलब ये बात हमने पहले ऑफलाइन भी की थी, बट आप जब ए लेवल्स में मैथ्स जो पढ़ाते थे उसका ज़रा बता दें, क्योंकि मैथ्स इटसेल्फ इज़ अ वेरी टफ सब्जेक्ट। हर किसी का शौक नहीं है पढ़ना, लेट अलोन पढ़ाना, राइट? तो वो ज़रा उसके बारे में बताएं कि आपने वो क्रिकेट से पहले की थी या क्रिकेट के दौरान की थी, टू सपोर्ट योरसेल्फ, क्योंकि इट्स आई थिंक मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेज थी, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम मिसबा उल हक जिन्होंने एमबीए किया है, इट वाज समथिंग लाइक यार ये तो मतलब काफ़ी मतलब इट्स अ हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट एकेडमिक अचीवमेंट। अच्छा, अब ये था कि जैसे मैंने पहले कहा, पेरेंट्स को होता है कि थोड़ा बच्चा जो है हाई इस फील्ड में ना जाए। तो हम्म। फिर मैंने परसू तो करना था, तो उसके साथ साथ मैं जब लाहौर में था, तो अ, और भी मेरे जो फ्रेंड्स थे वो एक एकेडमी में जाके पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने मेरे से कहा कि हम्म। तुम्हें पढ़ाना है एज अ एक इन पार्ट टाइम इनकम हो जाती है, तो हम्म। आप पॉकेट मनी आ जाती है। तो जस्ट उस पे मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं वैसे ही ओ लेवल्स और ए लेवल्स में मैथ्स में अच्छा था, और मैथ्स फिजिक्स मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। तो बस जो जिसमें अच्छा था वो पढ़ाने की कोशिश करता था। उसमें जब स्टार्ट किया तो साथ साथ पॉकेट मनी बनती रही। फिर आगे उससे आगे होम ट्यूशन में भी गया साथ हम्म। में। और फिर एक एकेडमी एक और थी, ओल्ड मैंस एकेडमी थी लिबर्टी में। एनजीएस स्कूल है लाहौर, तो वहाँ पे हम्म। होती थी। वो उधर मैंने काफ़ी पढ़ाया। तो फिर साथ साथ क्रिकेट भी चल रही थी, ये भी चल रहा था। फिर मुझे ये छोड़ के तो देखना पड़ा कि मेरा क्रिकेट का हर्ज हो रहा है, क्योंकि वो टाइमिंग ऐसी होती थी कि उस टाइम पे मेरी क्रिकेट की प्रैक्टिस होती थी। तो हम्म। मैंने फिर वो छोड़ के तो नाइट शिफ्ट पे कॉल सेंटर ज्वाइन किया। तो बस ऐसे ही चलता रहा, और वो आगे देखें। अब आप उस चीज़ ने मुझे हेल्प इस तरह कर रहा है कि अब मैं कोचिंग में आया हूँ, तो आई अप्लाई फिजिक्स ऑन इट, आई हम्म। अप्लाई मैथ्स ऑन इट। और आपको प्लानिंग करते हुए भी चीज़ें यूज़ करनी पड़ जाती हैं। अब इफ एग्जांपल है कि एक लंबे फास्ट बॉलर की बॉल लेट पहुंचती है बैट्समैन तक एक छोटे फास्ट बॉलर से, क्योंकि आपका देखें आप एक वो हाइपोटेन्यूज जो है वो लंबा हो जाता है लंबे फास्ट बॉलर का। छोटे फास्ट बॉलर का हाइपोटेन्यूज छोटा होता है। तो हम्म। जहाँ वो पिच करेगा, हसन अली इसीलिए स्किडियर है, और वो स्किडी बॉलर की बॉल तेज पहुंचती है। वो बेशक उसकी जो 140 की है, वो लंबे फास्ट बॉलर की 140 से डिफरेंट होगी, हम्म। क्योंकि उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो इस तरह की चीज़ें आपके ज़हन में आती हैं, फिर जो आप प्लान करते हो बैट्समैन को लेके। अच्छा, आप इस बॉलर पे पीछे खड़े हो जाओ, या अपने बॉलर लंबे हैं, तो उस हिसाब से किस बैट्समैन को आप कहाँ पिच करोगे। तो वो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ साथ साथ। तो उसका मुझे बहुत फ़ायदा सईद अजमल ने एक इंटरव्यू में कहा था ना, साइंस इज द मैन। है। सारे तो चीज़ आप तो बेस्ट। तो मूविंग ऑन टू योर जर्नी फ्रॉम 2008, आपने कहा आपने वापटा से स्टार्ट किया, करेक्ट? तो 2008 से लेके 2018, जो 10 साल का जो सफ़र है, जब आपने पीएसएल में डेब्यू किया 2018 में, उस गैप में हमने काफ़ी चीज़ें देखी। पाकिस्तान से क्रिकेट को काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। अ, उसमें आपको कोई मतलब डिड इट इम्पैक्ट यू पर्सनली? जो अटैक्स हुए थे 2009 में, फिर जो एक क्या कहते हैं मतलब क्रिकेट के बारे में इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट सफ़र की थी उस पीरियड में, आप कहाँ थे उस टाइम पे? आपका पर्सनल पर्सनल जर्नी उस टाइम फ्रेम में क्या कहाँ था, कैसा था? मैं आई थिंक लाहौर में ही था उस वक्त जब अटैक्स हुए हैं। तो वापडा से ही खेल रहा था, लेकिन उस टाइम ऑफ था शायद। अ, हम्म। उसके बाद अब एक स्टोरी है कि मैं वापडा से ही खेल रहा था, तो बासित भाई कोच थे। बासित अली। अब बासित अली, सॉरी, कोच नहीं थे, चीफ सेलेक्टर थे।
तो कराची में ओके मैच हो रहा था नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड में। तो वो देख रहे थे, तो मुझे ना, मैं वाइड्स पे वाइड्स कर रहा हूँ कि नया पहला सीजन था मेरा, तो मैं वाइड्स कर रहा हूँ, राउंड द विकेट आ रहा हूँ, उससे भी वाइड हुए थे, शबीर भाई कैप्टन थे। तो मैं ऑफ लंच हुआ है तो मैं गया, लंच था या टी था, तो मैं पवेलियन में गया हूँ, तो कोच लेके मुझे बासित भाई के पास चले गए कि उन्होंने बुलाया। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम इस सीजन में ऑस्ट्रेलिया जाओगे, नवंबर दिसंबर जनवरी में, आई थिंक वो था, जिसमें हम सिडनी टेस्ट हारे थे। हम्म ठीक है, तुम उसमें पाकिस्तान टीम में जाओगे, तुमने बस डेली 60 बॉलें ये टारगेट रख के करनी है, तुम्हें मैं भेज रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया। मैं वाइड्स कर रहा था, उस चीज़ ने मुझे इतना बूस्ट दिया कि बंदा कहता है अच्छा, मैंने वो परसू करना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें क्या हुआ कि यूनुस भाई के साथ जो कंट्रोवर्सी वगैरह हुई, न्यूजीलैंड हम्म सीरीज थी दुबई में, वो मसला हुआ, तो यूनुस भाई ने आके रिजाइन कर दिया, साथ ही बासित भाई ने भी रिजाइन कर दिया, सिलेक्टर्स नए आ गए और वो प्लान उधर का उधर जाता गया। खैर, लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस करता रहा, मैं ट्रेनिंग करता रहा। और मुझे अभी आके सुनने को मिलता है कि राव भाई ने बोला कि राव इफ्तिखार वो टीम में थे, हम्म तो उन्होंने मुझे बोला कि तुझे, उस वक्त टीम में बातें हो रही थी कि एक ऑलराउंडर आ रहा है उमैद आसिफ, और वो लंबा पाकिस्तान खेले। बस आई बिलीव कि मेरी किस्मत, अल्लाह ने लिखा था कि जैसे भी जितना भी था वो हम्म उतना, उसमें मेरी कोई बेहतरी थी। और और मे भी अगर दूसरी साइड देखी जाए कि शायद कोई इतना, जैसे अभी जितना मौका मिल रहा है प्लेयर्स को, शायद उस टाइम कोई इतना पावरफुल सिलेक्टर या पावरफुल कोच होता कि वो कहता कि हाँ मुझे ये टीम में चाहिए, तो शायद खेल जाता। तो यू नेवर नो, ये तो इफ्स एंड बट्स तो होती चलती रहते हैं कि। हम्म हम्म तो उससे वो जो 10 साल थे, 8 साल थे, उसके दरमियान में काफ़ी अप्स एंड डाउन आते रहे डोमेस्टिक क्रिकेट पे। इतनी इतने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं थे डोमेस्टिक में, तो ऐसे ही जो स्टार्ट कर रहा होता है। तो मेरी जो पहली पे थी वो 3500 थी वापटा में। तो 2 साल, दूसरे साल जाके वो 7500 हुई, फिर मैं नेशनल बैंक आया। तो वो नेशनल बैंक में आने का भी उन्होंने मतलब इनवाइट किया वो, कि जी अब इधर से खेलो, हम तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। फिर अब जो प्लेयर है उसका तो ये होता है ना कि मैं आगे से आगे जाऊं। तो इसी तरह चलते चलते फिर बिल्कुल KRL में, तो वो जो टाइम था उसमें मुश्किलात काफ़ी आई, डिफिकल्ट टाइम्स आए। लेकिन जो एम था ना, वो मुझे दैट केप्ट मी गोइंग, कि नहीं, जाते रहना है। और जो सेल्फ बिलीफ था, अल्लाह पे बिलीफ था, वो इन चीज़ों ने मुझे चलाए रखा। पहला PSL हुआ, मेरा ड्राफ्ट में नाम नहीं था, मैं गया PSL ऑफिस, उनका डाल दिया उन्होंने, दूसरा हुआ उसमें भी नहीं हुआ। जब थर्ड PSL हुआ, तो उस टाइम, उससे पहले उस सीज़न में मैं बेस्ट ऑलराउंडर हुआ और बेस्ट T20 बॉलर हुआ, फिर भी नाम नहीं आया। तो फिर मैं हसन अली की रिप्लेसमेंट पे टीम में आया, अच्छा शाहजम। उमैद भाई, BSL पे तो अभी हम बात करते हैं, बट आपने जो 10 साल डोमेस्टिक खेली, तो फ्रॉम योर कैरियर स्टार्ट अप अंटिल जब आप PSL में पिक हुए, उससे पहले आप प्रॉपर डोमेस्टिक खेलते थे। तो हमने बीइंग एन आउटसाइडर हमने बहुत सुना है कि जी के डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो बहुत, उसने पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया है। और बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी के डिपार्टमेंटल क्रिकेट को कभी बंद नहीं होना चाहिए, उसी को लेके चलना चाहिए, जैसे कि अभी दोबारा दोबारा से आ गई है। तो आप उस पूरे सिस्टम का पार्ट रहे हैं, आप बताएं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो उसने किस तरह से प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं, या आपकी पर्सनल जर्नी में उसका कितना बड़ा रोल रहा है। क्योंकि आई थिंक आई बिलीव आपने रीजनल वाली क्रिकेट भी खेली है, जो कि 2019 ऑनवर्ड से जो 6 टीम्स वाला सिस्टम था वो भी खेला है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी खेला है। तो थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें और बता दें कि दोनों सिस्टम में आपका कौन सा बेहतर फॉर्मेट है जो डोमेस्टिक में खेला है आपने। सर देखें, अगर आपने पर्सनल लेवल पे बात करें तो डिपार्टमेंट प्लेयर के लिए अच्छी इस तरह है कि उसके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया, एक कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम आ जाता है। बट अगर आपने ओवरऑल बिगर पिक्चर देखनी है, तो डिपार्टमेंट क्रिकेट का फैन फॉलोइंग से कोई ताल्लुक नहीं। मतलब बच्चा जो है वो एक रीजनल टीम को फॉलो करेगा कि मेरे लाहौर की टीम है, या मेरे कराची की टीम है, मेरे पेशावर की टीम है,
या सियालकोट की टीम है तो उनको फॉलो करेगा, वो डिपार्टमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा। डिपार्टमेंट्स में कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे थे जो कि बिल्कुल ही रॉ टैलेंट लेके आते थे, ठीक है। मोस्टली डिपार्टमेंट्स जो है वो एक बना बनाया प्लेयर जो रीजन में अपना नाम बना लेता था उसको लेता था, ठीक है। उसका फायदा उस वक्त लाजमी हुआ उन प्लेयर्स को क्योंकि उस वक्त क्रिकेट में इतनी फाइनेंशियल इतना अच्छा बेहतर नहीं था सारा कुछ। जब 90s या 80s का टाइम था तो उस वक्त डिपार्टमेंट्स को गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप डिपार्टमेंट जो है इन प्लेयर्स को ले लें ताकि उनका एक सिस्टम चलता रहे घर का, अगर वो नहीं भी खेल रहे पाकिस्तान तो उनका कुछ ना कुछ चलता रहे। पर जब आपने ओवरऑल पाकिस्तान का सोचना है तो आपको रीजनल क्रिकेट पे ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि डिपार्टमेंट को बच्चा फॉलो नहीं करेगा। बच्चा प्लेयर को फॉलो करेगा जो उसके शहर का होगा या उसकी परफॉर्मेंस पे फॉलो करेगा। तो किसी को ये नहीं पता होता अच्छा यार आज पीटीवी और उसका मैच है या आज नेशनल बैंक और उसका मैच है। बच्चे को ये जरूर पता होता है हाँ पेशावर लाहौर का मैच है या पेशावर सियालकोट का मैच है या लाहौर कराची का मैच है, तो बच्चा उसको फॉलो करता है। उसको देखते हुए आपका रीजनल सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत लाजमी है। आप सेल्फिश होकर सोचेंगे तो आप डिपार्टमेंट की वो करेंगे, तरफदारी करेंगे। आप एक मुल्क का सोचेंगे, बड़ी पिक्चर देखेंगे तो आप रीजन को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि फिर रीजन में ये होता है कि आप अच्छे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं तो आप सिलेक्ट होते रहेंगे। डिपार्टमेंट में चापलूसी वगैरह भी चल जाती है, ठीक है। प्लेयर्स की लगी होती थी, अब सीधी बात है देखें प्लेयर्स की आप दोस्तियां आ रही हैं तो वो उसमें चलते रहते। अब उसमें जाके कोई फिटनेस टेस्ट नहीं था, कोई कुछ नहीं था इतना खास। रीजन में फिटनेस टेस्ट होते थे, सारा कुछ होता था। तो वो प्लेयर्स जो थे सीनियर प्लेयर्स थे या जो सारे थे वो उनकी पेस लगी हुई थी, वो आराम से बता के परफॉर्मर वो बहुत बड़े थे। अगर उनका फिटनेस कल्चर होता तो वो उसमें से बहुत हमारे पास बैकअप प्लेयर तैयार होते हैं। सिर्फ फिटनेस कल्चर नहीं था डिपार्टमेंट्स में, इसलिए जो परफॉर्मर्स थे वो आगे नहीं आ सके। बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं उस टाइम पे बहुत नाम थे मैं जब खेल रहा था। तो आई मीन इस टाइम वो चीज़ नहीं है डिपार्टमेंट क्रिकेट में, जितने उस टाइम नाम थे मैं जब देखा जिनको मैं जब आया था जो सीनियर्स थे। बिलाल खिलजी हैं, नईमुद्दीन थे SNGPL के, आमिर सज्जाद थे और रफतुल्लाह फिर खेल गए थे, वो एक मेहनती प्लेयर्स थे। मतलब इस तरह बहुत सारे नाम थे जो कि नुमानुल्लाह थे, आए परफॉर्मेंस पे खेले लेकिन वो लंबा इसलिए नहीं खेल सकते थे क्योंकि फिटनेस लेवल ही पाकिस्तान वाला नहीं था। तो इसलिए आई बिलीव कि रीजनल सिस्टम जो है वो आपके प्लेयर प्रोड्यूस करने में और आपका जो स्टैंडर्ड है वो सेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अभी इन्होंने चैंपियंस T20 चैंपियंस बनाया, चैंपियंस टूर्नामेंट बनाए हैं, तो उसमें जो टीम्स बनाई हैं उसमें अब प्लेयर लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे स्टैलियंस नाम रखा है तो सियालकोट पे लेके रखा है, मार्को रखा, वो फैसलाबाद वुल्व्स थी, इसी तरह ना जितने भी रखे तो प्लेयर्स फॉलो करेंगे इनको। तो इस तरह प्लेयर प्रोड्यूस भी होंगे आपके। नहीं, आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है कि सेल्फिश होकर अगर आप सोचेंगे तो ऑब्वियसली आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि आई थिंक जो बिगेस्ट क्रिटिसिज्म मैंने जितना पढ़ा, ये लोगों को इंटरव्यू सुने जो एक्स क्रिकेटर्स अब हैं या जो भी डोमेस्टिक का किसी भी तरह से पार्ट हैं, वो हमेशा ही कहते थे कि जी के रोज़ी रोटी लगी हुई थी, बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए, ये हो गए वो हो गए। बट एट द सेम टाइम आप ये भी देखें कि ये बातें हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही बैठ के कर सकते हैं कि जी कि वो क्योंकि क्रिकेटर्स बेरोज़गार हो गए थे कुछ, तो उनकी वजह से सिस्टम ही पूरा ख़राब हो गया, राइट। बट एट द सेम टाइम आप ये भी देखें कि हम लोगों ने काफ़ी अरसे क्रिकेट फॉलो किया है। हम लोग हमेशा देखते हैं कि यार जब भी कोई नया टैलेंट आता है या जब भी कोई डोमेस्टिक का परफॉर्मर आता है, इवन टू दिस डे हम बहुत ईजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि वो डोमेस्टिक में बहुत बड़े प्लेयर नज़र आ रहे होते हैं, यानी कि उनको कोई मैच ही नहीं कर सकता, उनको कोई हाथ ही नहीं लगा सकता, इतने बड़े वो मैच विनर बन के उभर रहे होते हैं। मगर वो जैसे ही पाकिस्तान टीम में आते हैं और ज़रा सा थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, वो उस प्रेशर में क्रम्बल करे आते हैं। तो मेरी असेसमेंट हमेशा से ये रही कि क्योंकि हमारा डोमेस्टिक वो फ्लेवर ही ऐड नहीं करता कंपटीशन का, कि अब आप जैसे आपने मिसाल दी कि जी PTV और KRL का मैच हो रहा है, तो जब उसकी कोई फॉलोइंग ही नहीं है, उसकी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, वो इट्स जस्ट अनदर गेम के यार ठीक है आप खेल रहे हैं, जीत गए तो जीत गए, ऑन फील्ड आपकी जो भी राइवलरी है या प्रोफेशनलिज्म आपने वहाँ शो किया, बट आउटसाइड नॉइस कोई भी नहीं है। तो
आपने जो किसी का अच्छा दिन लगा हुआ है, आपने खेल लिया, परफॉर्म कर लिया, एंड दैट्स इट। मगर जब आप रीजन क्रिकेट में आते हैं, जब आप सियालकोट वर्सेस मारकोर करेंगे और आपके पास पीछे 10,000 15,000 बंदा बैठ के हूटिंग कर रहा है, या आपको चेयर अप कर रहा है, या आपको बू कर रहा है, तो दैट्स वेयर द रियल कैरेक्टर शोज अप कि हाँ यार, कि मैंने यहाँ से मैच निकालना है, जो करना है, और वो मिसिंग है हमारी क्रिकेट में। तो आई थिंक आप इस पे अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें तो चाहें, बट ये थोड़ा सा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम लोग ये फ्लेवर मिस करते हैं डोमेस्टिक में, जिसकी वजह से हमें सफ़र करना पड़ता है, या हमारे नए टैलेंट को सफ़र करना पड़ता है। 100% सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारा स्किल लेवल कम नहीं है, हमारा स्किल लेवल उनसे बहुत ऊपर है। बट हम ये जो प्रेशर के अंदर क्रम्बल करते हैं, ये हमारा एक सोसाइटी एक डाउनफॉल है कि हमारा घर में भी कल्चर ऐसा है कि वो बच्चा अंडर प्रेशर ही रहता है। ठीक है, सोसाइटी में, स्कूल में कई दफ़ा। तो वो जो एक बना हुआ है एज अ कल्चरल सोसाइटी हमारा, कि जरा सा गलत किया तो उसको तुम देना। हम्म ठीक है, तो वो एक बच्चा वो कॉन्फिडेंस से कुछ करता ही नहीं है। ठीक है, हम्म वो कॉन्फिडेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फिर बच्चा जिस तरह कर कर के, झिझक झिझक के, या एक थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रह हम्म के जो कर सकता करता है, वो जब फिर प्रेशर आता है तो वो हाथ पाँव फूल जाते हैं कि अच्छा अब यहाँ क्या करता है। तो मैं अभी हम स्टैलियंस में थे, तो हमने जो एज अ मैनेजमेंट शोएब भाई के अंडर जो काम किया है, वो हमने स्किल्स पे तो किया ही नहीं उतना। हमने हम्म सारा मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस रखा है कि भाई आपने मेंटली स्ट्रांग होना कैसे है। उनसे क्वेश्चंस किए हैं, आप बताओ, मतलब पूछ पूछ के कि अच्छा बताएं क्या इसमें फील करते हो आप, क्या है एक जो विल पावर है वो क्या है, एक मेंटल स्ट्रेंथ कैसे लाओगे, ये सिचुएशन है इसमें क्या करोगे, कैसे सोचोगे। तो वो कर करके उनको बगअप कर करके कि आपसे हमें परफॉर्मेंस देखो। जीत जो है ना, विनिंग जो है, वो एक बाय प्रोडक्ट है हम्म आपके उस प्रोसेस की जो आपने ठीक किया है। उसमें आपका स्किल भी आता है, साथ में आपकी विल पावर भी आती है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी आती है। अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग होगा तो आप विनिंग तो भूल ही जाए। ठीक है, हम्म तो बात वही आ जाती है, जैसे धोनी कहता है कि इट्स अबाउट हु ब्लिंक्स लास्ट। तो वो आप जितना मेंटली स्ट्रांग होंगे, वही हमने प्लेयर्स को डालने की, उनके उनके अंदर डालने की कोशिश की है कि आप स्ट्रांगली खेलो, आप अपने गेम खेलो। आप लोग उसको ओवर कॉन्फिडेंस समझते हैं, समझने दो। तुम्हें पता है कि हम्म तुम बेस्ट हो और तुमने बेस्ट देना है। तुम उस टाइम पे किसी मुकाबला है, तुम उसी तरह ही लड़ो कि तुम ही बेस्ट हो, तुमने इसको मारना है। ठीक है, अब ये भी डाला कि होता क्या हमारे नॉर्मली पाकिस्तान में क्या होता है, आपके बॉलर को मार पड़ी है ना, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, अब विकेट कीपर भी चुप करके मुंह करके उधर चला गया है। बॉलर बेचारा अकेला आके सोच रहा होता है, वो फुट पड़ गई, कुछ पास ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब हमने एग्जांपल ये या दी कि देखो आपकी फैमिली में आपके छोटे भाई को कोई मारेगा, आपको गुस्सा नहीं चढ़ेगा। ठीक है, हम्म आपको गुस्सा चढ़ेगा, आप कहोगे इसकी ऐसी तैसी, मेरे भाई को मारा कैसे इसने। तो हम्म हम यही उसमें डालेंगे कि आपके बॉलर को मार पड़ी है, तो आप ऊपर चढ़ के बैट्समैन को तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम और तुम्हारी बॉल आ रहा है तो मारो उसकी तरफ, थ्रो मारो कीपर की तरफ, के हम्म उसको पता चलेगा कि जान में सारे लड़ रहे हैं आके, अकेला अकेला नहीं खेलने आए हैं यहाँ पे। तो इसी तरह फिर हमने लड़ लड़ के वो ऐसे ऐसे हमने एग्जांपल्स देते थे शोएब भाई अबाउट सेलेंस के, क्यों क्यों जीते थे हम, 110 करके भी जीत जाते थे, 95 करके भी जीत जाते थे। तो वो क्या चीज थी कि हमें पता था कि नहीं, हरा जीतना ही नहीं देना। भाई ये हमारे से बेस्ट है ही नहीं, हम इतने बड़े इनकी ऐसी की तैसी लड़के खेलते थे। तो वही फिर हम टीम ने फिर आप देखे आखिरी 4-5 मैचों में ऐसे शो किया, कैसे लड़े वो, हम 140 पे भी आउट हो गए, फिर हमने मार्फोर को भी मारा। तो उनमें आना शुरू हो गया। स्टैलियंस इटसेल्फ आई थिंक वो नाम ही ऐसा है कि काफ़ी लोगों को नाम से थोड़े घबराहट हो जाती है यार स्टैलियंस से मैच, क्योंकि ग्रोइंग अप वाचिंग द नेशनल T20 टूर्नामेंट, फैसल बैंक T20 जो उस ज़माने में होता था, कराची डॉल्फिन्स और 2-3 टीमें ही हम लोग देखते थे। मैं तो खैर, हम बीइंग फ्रॉम कराची, कराची डॉल्फिन्स काफ़ी फॉलो करते थे। फिर सियालकोट स्टैलियंस वाज अनदर वन और लाहौर लायंस वाज अनदर वन। इन 3 टीमों के हम लोग ही रिवॉल्व अराउंड करते थे। तो सियालकोट स्टैलियंस फॉर सम रीज़न बड़ी चुभती थी मुझे, है ना, ये यार ये साले कैसे जीत जाते हैं बार बार। बट looking at it from a Pakistani perspective, it was I mean अभी आज तक रिकॉर्ड है शायद सियालकोट स्टैलियंस का रिकॉर्ड है, हाँ जी, बेस्ट कि कंसेक्यूटिव 25 विंस या इन T20। तो
तो आपको जॉइंट लगता है रिकॉर्ड कि है अगले आई थिंक। या आपको लगता है कि अगले साल तक स्टैलियंस की एक फ्रेंचाइज बन जाएगी पीएसएल में? आई थिंक 2 टीम्स ऐड होनी है नेक्स्ट ईयर, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि एक सियालकोट की और एक आई थिंक प्रॉबेबली फैसलाबाद की टीम ऐड हो सकती है, जो मुझे लगे। बाकी अब जो बिड जीत गया उसने जो नाम रखा उनकी मर्जी है। या बट काफ़ी फैंस पर्सपेक्टिव यही है कि स्टैलियंस को आना चाहिए, स्टैलियंस को आना चाहिए। आपने अभी अपने पॉइंट पे एक हाथ फूलने की बात की। आपने 2018 में जो पीएसएल हुआ था उसमें जो आपने अनवर अली का कैच जो लिया था, जो आपसे ड्रॉप हो गया था, और फिर आपने एट द एंड में वो रन आउट कंप्लीट कर लिया था, बट जब आपसे वो कैच छुटा था तो जो 2 सेकंड का जो टाइम था वो रिकॉल कर सकते हैं आप? क्या ये हुआ उससे पहले का या वो पूरा, पूरा हाँ लास्ट ओवर हाँ, रिकॉल उससे कर पहले का सकते भी हैं आप? बता देता हूँ। पूरा, हाँ पूरा ओवर रिकॉल कर रहे थे। अब जब 23 रह गया था आई थिंक, तो हम सब फास्ट बॉलर्स कर चुके थे, डॉसन का ओवर रह गया, तो अब मैं था लॉन्ग ऑन पे। मैं लंबा था तो इसलिए वो ज़रा सेमी जो है ना, लंबे बॉलर्स को, लंबे प्लेयर्स को भेजता था बाउंड्री पे, ताकि अगर ऊपर भी शॉट है तो ऊपर से रोक सकें जैसे भी। वो इस बारे में बहुत स्मार्ट। अब मैं लॉन्ग ऑन पे था, पहली अनवर अली ने चलाई मिस हो गई, पहली चलाई सेमी खड़ा था वो एज शॉट थर्ड में, चलाई उसके पास से एज लगा तो उससे भागा, उसकी नी का बड़ा मसला था तो उसे भागा नहीं गया, तो वो बाउंड्री हो गई जो रुक सकती थी कोई और होता था। स्विच हुआ, फिर और फिर एक डॉट हुई, फिर उसने मारा छिक्का, फिर मारा, फिर मारा, 3 छिक्के आई थिंक लग गए, एक चौका लग गया। और अब उनको चाहिए आई बिलीव, पता नहीं 23 था या 26 था, ऐसे था। अब एक बॉल रहेगी और उसको उनको 3 चाहिए जीतने के लिए। 3 रन चाहिए थे अब आखिर मैं में। लॉन्ग ऑन पे, बिल्कुल मैं लॉन्ग ऑन पे था, और आई थिंक मिड विकेट पे क्रिस जॉर्डन था या कोई और। अब एम मुझे जो फीलिंग थी मुझे यही था कि अब इसने यॉर्कर ही करने हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हर बॉल ट्राई कर ली उसने, छोड़ के बाहर की वो एज लगा पीछे हो गया, फिर उसने तेज पीछे की वो सीधा उसने छिक्का मार दिया, फिर उसने आगे मारी उसने फिर सीधा छिक्का मार दिया निकल के। तो हर बॉल पे लग चुका था, मुझे जेन में यही था कि अब इसने यॉर्कर करना है। मैं उधर खड़ा, मैंने दुआ की इस वक्त लिटरली कि या अल्लाह, मैंने फाइनल खेले बगैर यहाँ से नहीं जाना, तो जो भी हो मुझे इज्जत दे, क्योंकि मुझे पता था बॉल मेरी तरफ या सीजे की तरफ आनी है। ठीक है, अब मैं खड़ा हूँ, अब डॉसन ने बॉल की है, तो मैं बिल्कुल लो होके खड़ा हूँ बाउंड्री पे, बिल्कुल मेरा पिछला पाँव बाउंड्री पे लगा हुआ है। उसने शॉट मारी है, मिस टाइम हुई है, मुझे लगा कि बहुत आगे है। मेरी 10 मीटर की स्प्रिंट लगी है, आप देखेंगे ना रिप्ले, तो मेरी 10 मीटर की स्प्रिंट लगी है आगे को। जब मैं पहुंचा हूँ बॉल लाइट में चला गया, जब लाइट से निकला है तो मैं उधर रुका हूँ, और मैंने जब ऐसे यहाँ से लग के जो मेरे शोल्डर को हल्का सा किस करता हुआ ना गया बॉल, तो उसी में वन फ्लो में जो जैसे भी मेरे जेहन में आया, मैंने उसको, मैंने कहा जेहन में यही आया कि बाउंड्री ना हो। मैं ऐसे झपटा हूँ घूम के, और मैंने जब घूम के थ्रो किया वो सीधी डॉसन के हाथ में, तो उसने रन आउट कर दिया। उसके बाद सेमी भी लेट गया। और जो भी थे सारे, कामी भाई आ गए। अच्छा, फिर मैं भागता हुआ आ रहा हूँ, और जब रन आउट में भागता हुआ आ रहा हूँ तो कामी भाई सबको छोड़ के मेरी तरफ गाल, मतलब कि जो वर्ड है वो मैं बोल नहीं सकता, वो मेरी तरफ कहने लगे, उल्लू के पट्टे, कैच बेहतर होता है कि रन आउट बेहतर होता है, तूने ये कर दिया। उस मैच में ना कामी भाई वैसे ही ना थोड़े, वो बहुत जज्बाती है मैच के मामले में, तो वो उस पूरे मैच में उनका आई थिंक ब्लड प्रेशर लो था, तो वो ना कांप रहे थे। कोई प्रॉब्लम था जो मुझे फील, जो मैं साथ खड़े देख रहा था ना, वो कैच पकड़ा उन्होंने बाप भाई का, उसको भी आगे जब मिले तो वो अपने आप को ना बगल करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस टाइम वो जब वो छूटा है तो मुझे लगा कि अगर वो बाउंड्री रहे तो कामी भाई बेहोश ही रहते हैं। तो खैर वो उन्होंने फिर हफीज भाई ने रोका उनको, अगर फिर आराम से हम चल गए अंदर जाके तो बैठे। वो आप एक बड़ी मजेदार वीडियो भी है उस ओवर की पूरे की, जलमी ने लगाई थी डगआउट की, कि डगआउट में उस टाइम क्या चल रहा था। और पूरे मैच में वो हमारे फील्डिंग कोच है, अब वो ग्रैंड लूडन थे, वो बैठा हुआ है, जैसे ही कैच निकला है तो वो खड़ा हुआ है, कैच छूटा है तो उसने ऐसे
चीन को साथ ही मैंने पकड़ के रन आउट किया, तो फिर वो खुश होके भागना शुरू कर दिया। फिर मैं कहा यार, तो वो बड़ा खैर उस एक आई बिलीव कि वो जो मैंने दुआ की थी वो काम आई। और जो भी, हाँ ऑब्वियसली हम फील्डिंग तो करते हैं, और मैं फील्डिंग में कभी भी भागता नहीं हूँ किसी चीज़ से। तो आई लव फील्डिंग, क्योंकि आप वो ऐसी गेम चीज़ है कि आपने बॉलिंग गंदी की है, आप फील्डिंग से कवर कर देते हो। आपने बैटिंग गंदी की है तो आप फील्डिंग में आगे जान मार दो, तो आप टीम के लिए कुछ ना कुछ कर लेते हो, वो आपके हाथ में। बैटिंग बॉलिंग स्किल आप सीख लेते हो, आपका आपका नेचुरली होता है। लेकिन जब फील्डिंग है ना, वो आपने ऐसे ही करनी है कि हर, वो जॉन्टी रोड्स भी इसी तरह कहता है कि हर बॉल को एंटिसिपेट करना है, हर बॉल पे कहना है कि ये मेरे पास ही आएगी, तब अच्छे फील्डर बनते हो आप। तो मेरी ज़हनियत ही होती है फील्डिंग करते हैं। नहीं, उस रन आउट का क्रेडिट थोड़ा बहुत अब मीर हमजा को भी दें, क्योंकि वो पता नहीं उनको क्या नहीं नहीं दिमाग में नहीं, उनके चल आई रहा था। थिंक ये मी नहीं नहीं, ये गलत, नहीं ये आप गलत, ये सबका जो तासुर गलत विजुअल्स है मीर हमने हमजा के बारे में। हमने जो विजुअल्स देखे थे उसमें लगा था कि मीर हमजा हाँ, मैं वही बता, थोड़ा लैग कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, इट वाज़न्ट दैट। उससे पहले अनवर अली ने, आई बिलीव उसको था कि मैं छक्का ही मार लूंगा, उसने कोई बात ही नहीं की। ठीक है, हाँ जब शॉट लगी है तो आप देखेंगे अनवर अली पूरा रन लेने नहीं भागा। ठीक है, हाँ वो सिर्फ ऐसे गया है, और ये क्या हो गया, तो वो हल्का हल्का चल रहा था। मीर हमजा भी, मीरू भी उधर पहुंच गया, वो पीछे बॉल को दे रहे। जैसे ही मैच छूटा है तो फिर अनवर अली भागा क्रीज की तरफ, बैट लगा के, तो फिर मुड़ा। उतनी देर में जब वो मुड़े हैं तो मेरी थ्रो आ गई हुई थी। तो वो अनवर अली का कसूर था, मीर हमजा का कसूर नहीं था। मीरू भागा है, मीरू सारी उसी तरह ही टोपी में भागा है, अनवर अली मोइन नहीं खान भागा ने दरमियान। तो वो मोइन बाद में खान ने जाके सारी मोइन भाई ने बड़ास जो भी। उसको बोला था, उसने सॉरी किया था सबने उसको। अच्छा। मीरू ने फिर बताया था कि मीरू ने, कि सबने फिर सॉरी किया था कि हाँ उसकी गलती नहीं थी। लेकिन उसके साथ उस वक्त जो हो गया था ना, वो सारे मीडिया को पता चल गया था। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पेशावर शर्ट भी लगी हुई है पीछे पेशावर ज़ल्मी की। तो मैं पेशावर ज़ल्मी का बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं फॉलो करता हूँ। और ना, तो मैं उन दिनों पे मैं यूनिवर्सिटी में था, और मैंने एक ना रूम बुक किया हुआ था लाइब्रेरी में। अब मैं एक्स्ट्रा पढ़ाई करने आता था, लेकिन वो एलिमिनेटेड था। तो मैंने कहा यार, आज पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं होगी, आज बैठ के आराम से मैच देखते हैं। मैंने लैपटॉप खोला, वाईफाई लगाया, मैं मैच देखने लगा। और आखिरी ओवर तो मैंने कहा यार दादा, गेम तो ज़ल्मी का है, गेम कहीं नहीं जाने वाला। और फिर आई वांटेड, एंड बीइंग अ सरफराज फैन, आई वांटेड दिस गेम टू बी क्लोज। मैंने कहा यार, कोई भी जीतेगा कोई मसला नहीं है, मैं सरफराज अहमद का भी फ़ैन हूँ, मैं ज़ल्मी का भी फ़ैन हूँ, कोई भी जीते कोई मसला नहीं है। फिर आखिर में जब अनवर ने मारना शुरू किया ना, मैंने कहा यार, दिल तो ऐसा चाह रहा है कि ज़ल्मी जीते। ऐसी मेरी भी हालत टाइट हो गई थी, मैंने कहा यार, तो ऐसा कैसे, मतलब ना। तो और जब आपने जब कैच छोड़ा ना, तो मैंने भी मतलब बस लैपटॉप पे मारा, मैंने कहा यार ये क्या हुआ है ये? हाँ, फिर थोड़ी देर बाद देखा तो रन आउट हो गया। मैंने कहा ओह अच्छा। फिर मैं भी खुश, हल्ला गुल्ला मेरा भी शुरू हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, सब फेयर है। बट एज अ फैन, इट वाज अ वेरी इंगेजिंग मोमेंट। यार ये मोमेंट है ना, ये काफ़ी मतलब मतलब एक आइडेंटिटी बन जाएगी लीग के लिए भी, कि यार ये ऐसे बिल्कुल ऐसे गेम्स भी हुए हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा उमैद भाई, आप थोड़ा सा अपना शेयर करें एक्सपीरियंस, जब आपने PSL 5 कराची से खेला और वो चैम्पियनशिप आप लोग जीते, तो वो पूरी जर्नी, उसकी अगर कोई मेमोरीज हैं जो आप शेयर करना चाहें, वो आपके लिए एज अ पर्सनल, पर्सनली आपके लिए वो पूरा सीजन कैसा था? क्योंकि आई थिंक वो शायद आपकी पहली PSL ट्रॉफी थी। जी, आप लोगों ने पहले फाइनल खेला था, बट ट्रॉफी वो आपकी पहली थी। तो उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करें कि वो कैसे मेमोरीज हैं वो उस सीज़न की। उस PSL से पहले नेशनल T20 हुआ था ऐसे ही। मैं खेल रहा था साउथ पंजाब से, तो बहुत बड़ी टीम थी हम्म हमारी। मैं, शुएब भाई, हफीज़ भाई, वहाब भाई, और इसी तरह शान मसूद, काफ़ी थे। अब हम, आई थिंक सेमीफाइनल था, और लास्ट ओवर में 18 रह गया था, और अमाद बट खेल रहा था। तो वो मुझे अमाद बट ने 18 कर दिया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं उसको पिछला ओवर 4-5 रन पे निकाल चुका था। तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था। बट मतलब जब ड्रेसिंग रूम में भी आया, तो ऑब्वियसली एक, आपने एक टीम, आपकी वजह से टीम सेमीफाइनल से बाहर होती है। तो हाँ हाँ। अब जब PSL ड्राफ्ट था, तो
आई वाज वरीड कि शायद उस परफॉर्मेंस पे ना हो कि लास्ट ओवर में ये हो गया, बट इमाद वसीम हैड डिफरेंट प्लान्स। सो उसने जब सेलेक्ट किया और जब मैं उधर गया कराची किंग्स में, तो अब उस दौरान जो मैंने अपनी ट्रेनिंग की थी, मैंने फिर उसी को बेस रख के अपनी सारी ट्रेनिंग की, और उधर जाके पहला मैच जब मैं खेला तो जल्मी के अगेंस्ट काफी क्लोज गेम हुआ था वो। इमाद। एग्जैक्टली तो वो अब लास्ट 4 ओवर में रह गया था, आई थिंक 50 समथिंग रह गया था। अब मैं था, जॉर्डन था, आमिर था, ठीक है, इसी तरह सारे, मैं शायद वकास मकसूद भी था या नहीं था, अर्शद इकबाल था। अरशद तो इकबाल था। अर्शद अब इकबाल जैसे जैसे ओवर कम हो रहे थे, तो अब मुझे फील आ रही थी कि ये लास्ट ओवर मेरे पे आना है, या सेकंड लास्ट मेरा आना है, या लास्ट ओवर मेरा आना है। अब लास्ट, और बैटिंग कौन कर रहा था? सैमी और लिविंगस्टन, ठीक है, और वो उन्होंने वो स्कोर कर दिया, वो करीब ले आए, एक ओवर में 20 हुआ, किसी को 18 हुआ, करते करते लास्ट ओवर में रह गया 14। अब मैं उधर से फाइनल स्क्वायर लेग बाउंड्री पे था, तो मैं उधर से जब मेरा ओवर आया, इमाद ने इशारा किया आजा, तो मैं वॉक करते हुए जा रहा था, और उस टाइम पे पहली सोच ये आई। अब देखें, बीइंग अ ह्यूमन आपको आते ही नेगेटिव थॉट्स तो आते हैं, लेकिन हाउ यू या काउंटर इट, दैट्स व्हाट मैटर्स। तो अब मैं जाते हुए पहली सोच आई कि यार वो 18 मात ने कर दिया था, तो ये भी ना हो जाए। अगले स्टेप पे मैंने सोचा, तो फिर जो मैंने प्रोसेस अपना यहाँ तक लाया हूँ, मैंने जो उसके बाद से जो ट्रेनिंग किया है, वो कहाँ जाएगी? दैट वाज पास्ट, दिस इज द प्रेजेंट, लेट्स डिफेंड इट। मैं गया, मैंने अपनी फील्ड सेट की, मात को बताया ये फील्ड चाहिए, उसने कहा ठीक है। मैंने जो अपने प्रोसेसेस थे उसी के मुताबिक बॉलिंग की, कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। वो उसमें उसकी लग थी, मात की लगी, इसमें मैंने फिर वो सेमी का कैच भी पकड़ा था अपनी बॉलिंग पे, वो जो कॉटन बॉल था। तो वो वीडियो मैं कल ही देख रहा था कि किसी ने स्टेडियम में से बनाई हुई थी, और बहुत मज़ेदार वीडियो थी वो। तो वो कैच किया मैंने, और फिर मैंने अगली बॉल पे वहाँ भी आए उनको मतलब उनको स्कोर मैंने नहीं करने दिया, वी वन बाय 10 रन। लाइक आखिरी ओवर में मुझे सिर्फ 3-4 हुआ। तो वो फिर इमाद ने आके मुझे कहा देख, मुझे ये बॉलर, तू तो बॉलर है ना, वो एक चीज, एक गुजर जाता है, टाइम होता है। अब वो उसकी जो बैकिंग थी वो भी बड़ी सपोर्टिव थी। तो उसके बाद फिर मैं मैचेस खेला, फिर ऑफ हुआ, फिर खेला, मतलब इस तरह बीच में रेस्ट भी नहीं मिले। तो फिर फाइनल से पहले अ, उन्होंने वसीम भाई ने मुझे बुलाया रूम में कि हाँ भाई क्या हाल है, ठीक है। मैं गया, क्योंकि डीन जोन्स फोर्थ हो चुका था, भाई पास्ट में उस वक्त। तो उन्होंने, वो फिर वसीम भाई ही हैंडल कर रहे थे, उन्होंने मुझे रूम में बुलाया, हाँ भाई कैसा है, ठीक है, पूछते कर, कहते हैं अच्छा फाइनल ये वो। मैंने कहा वसीम भाई मैं पिछले 2 साल में 5-6 फाइनल खेला हूँ, तो डोंट वरी अबाउट इट। मैं ये 2 नेशनल T20 जीता हूँ, ये बेस्ट ऑलराउंडर हूँ, इतने फाइनल ये फेडरल की तरफ से जो पेंटेगुलर कप है वो दोनों जीता हूँ, तो जल्मी की तरफ से दोनों फाइनल में पहुंचा हूँ। तो मैंने, डोंट वरी। कहते हैं तू तो फिर ठीक है, तू जा, तू खेल रहा सुबह। बस वही उधर से हम, मैच था हमारा, फाइनल था, और ऊपर से लाहौर कराची की वो थी, राइवलरी थी। और उससे पहले जो था 1-1 चल रहा था ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, मतलब लीग स्टेज में 1-1 था। क्योंकि जब या हम लाहौर आए थे तो बेंडन ने बहुत मारा, कराची आए तो मैं लाहौर वाला मैच मैं नहीं खेला था, मैं कराची में था, तो कराची में मैंने खेला, और मैंने प्लान के मुताबिक डंक आउट किया। कि मैंने प्लान ये किया हुआ था कि मैंने उसको स्लोअर बॉल पे रखूंगा और फिर वो बाउंसर करूंगा तेज, और उसी तरह उसमें मैंने स्लोअर वन की, वो बैट की, वो घूम गया, अगला बॉल मैंने बाउंसर किया, उसने हिट मारने गया, तो वो शॉर्ट फाइन पे सामान ने पकड़ा, तो हम मैच वो जीत गए। तो अब 1-1 चल रहा था, फाइनल है, आपको पता है, एल क्लासिको कह लें, काइंड ऑफ। या वो टॉस जीत गए लाहौर। अब लाहौर टॉस जीता है, तो उन्होंने ना भंगड़े डाले, और मारेंगे ये 200 कर देंगे, ऐसे कर देंगे, क्योंकि पिच वाज लुकिंग फ्लैट, सीरियसली फ्लैट। तो वो बड़े खुश के ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इमाद ने भी आगे कहा यार पिच बहुत बैटिंग है, तो हमने कहा चलो। अब जब जाके, आई थिंक वकास ने पहला ओवर किया या आमिर ने पहला ओवर किया, जब उसने एक लेंथ पे स्लोर वन किया ना वकास ने, तो वो बड़ा स्पॉन्जी सा बाउंस हुआ। हम चारों बॉलर इकट्ठे हुए, हमने कहा यही लेंथ है, इसी पे तेज, इसी पे स्लो। बस हमने बॉलिंग शुरू की। अब वो फखर मारे हिट ना लगे, तमीम भाई मारे वो हिट ना लगे,
वो बाहर वो हम उनका डगआउट नजर आता था हमें स्क्रीन पे, तो वो आप एक दूसरे को कर रहे हो, ये मार क्यों नहीं रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, वो बैट्समैनों से पूछते तो पता चलता ना कितनी डिफिकल्ट पिच थी। तो अब वो करते करते फिर मेरा ओवर आया जिसमें मुझे पता था अब इन्होंने चलाना है, कि 10 ओवर हो गए थे, वो ब्रेक भी होगी, उन्होंने कहा अब चलाओ खुल के, तो मैंने अगला ओवर किया, मैंने ओवर किया है। उसी में मैंने जो दोनों को आउट किया, उनके 10 ओवर में उनके 63-67 थे, मैंने दो उसी में दो तमीम भाई भी आउट किए और फखर भी आउट हुआ उसी ओवर में। उसके बाद फिर सब बॉलर्स हैं उसी लाइन पे बॉलिंग करते करते वो 130 समथिंग हुआ, और हम हमने रिस्ट्रिक्ट किया, फिर बाबर और इमाद ने मैच इन द एंड हमें जिताया। शुरू में शर्जील ने इतना मैच वन साइडेड कर दिया था, बाद में फिर थोड़ा फंसा भी मैच, इमाद गया थोड़ा लंबा करने के लिए कि सिंगल डबल करेंगे, वो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, फिर मैच फंस गया, फिर बाबर और इमाद ने वो ही फिनिश करके आए। तो वो एक बहुत ज़बरदस्त मेमोरी है पीएसएल की, कि मैं 2 फाइनल पहुंच चुका था पहले जल्मी के साथ, बट जब कराची में था तो कराची से जीते, फिर नेक्स्ट ईयर फिर जल्मी के साथ है तो फिर हम फाइनल पहुंचे थे। तो पहले 4 साल में फाइनल क्वालिफाई किया। नहीं, वो जो आपने PSL 5 के पहले मैच का जो कैच का जिक्र किया ना, जो आपने शायद सेमी का लिया था, तो उस पर बड़ी एक अच्छी मीम भी बनी हुई थी कि वो आप क्योंकि जल्मी में थे फिर आप कराची में आए हुए थे। वो एक मशहूर इंडियन फिल्म की डायलॉग था ना कि हमने तुमको पाला है। पाला है रे, तुमको पाला है रे, वो चल तो मैंने वो देखी थी बहुत मीम। मुझे याद है उस मैच के बाद बहुत चली थी, क्योंकि आई थिंक उससे दिल कर PSL 4 में शायद क्रिस जॉर्डन भी पेशावर में थे और आप भी पेशावर में थे, और आप दोनों बिल्कुल, फिर फिर हम PSL दोनों 5 में कराची में कराची आए, और फिर आप दोनों की बॉलिंग की वजह से ही कराची मैच जीता। तो बहुत फनी जो है ना वो मीम चल रही थी, तो दैट वाज बिल्कुल वेरी ऐसे मेमोरेबल। ऐसे ही है वो। फिर एक और भी थी वो अल्ताफ हुसैन साहब है, तो उधर के तो उन्होंने एक पप्पी इधर और एक पप्पी उधर ये वाली भी थी, वो मेरे पास अभी तक पड़ी हुई हाँ, है। ये ऐसे मीम्स के लिहाज से तो हमारी कौम बहुत आगे है। हर किसी बहुत चीज़ पर ना एक मीम बन जाता है। तो हाँ वेली इतनी चलिए है, आगे। हाँ, बैठे रहते हैं हर लोग फोन हम्म। पकड़ के। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपसे हम लोगों ने क्या कहते हैं, एक चीज़ हमने पूछनी थी कि अगर आप अपने कैरियर को देखें, अब आप कोच भी बन गए, अम, आपके टेक अवेज क्या हैं, आपकी जर्नी, आप बच्चों को जो कोचिंग करते हैं आप क्या बताते हैं, आपके लिहाज से क्या ऐसा एक अहम सबक है जो हर एक अंडर 19 अप एंड कमिंग चैम्पियंस कप में जो भी खिलाड़ी नया आता है या ग्राउंड बना रहा होता है, उसको आप क्या एक मैसेज देते हैं कि यार दिस इज़ योर की टू सक्सेस, या इस पे ध्यान रखना है, या स्टफ लाइक दैट, क्योंकि आप खुद फिटनेस के मामले में आपकी फिटनेस अभी माशाल्लाह से काफ़ी, अभी भी आप खेल सकते हैं। मैं तो कहता हूँ आप स्टैलियन में नाम डाल दें, तो शोएब वाले खेल सकते हो तो आप भी खेल सकते हैं। नहीं मैं कैंप में बॉलिंग करता रहा हूँ रेगुलरली तो अच्छा। लेकिन बस वो इसमें लिमिट है कि आप 35 से ऊपर वाले जो है वो लिमिट है कि आप नहीं खेल सकते। आप बाकी जो नेशनल T20 वगैरह है वो खेल सकते हैं। अच्छा, अब उसमें मैं जब जो भी आता है मेरे पास बॉलर आता है जो भी जिनको कोच करता हूँ मैं, तो कुछ चीज़ें मैं उनको ये ज़रूर बताता हूँ कि जितना डिस्ट्रैक्शंस को कम रखेंगे उतना ज़्यादा आगे पहुंच जाएंगे। और सेकेंडली कि अपनी हम्म। लाइफ को जितना डिसिप्लिन करोगे उतना अच्छा अपने गोल्स की तरफ जाते रहोगे। क्योंकि इस एज में जब आपको मिलना शुरू होती है क्रिकेट, तो आपकी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। हम्म। एक एग्जांपल मैं रॉकी मूवी का बहुत कोट करता हूँ, उसके सारे जो मैंने सारे देखे हुए हैं, पूरे पार्ट सारे देखे हुए हैं, तो उसमें ना उसके जो कोच थे, मैनेजर जो था पहले, वो सेकंड आई थिंक सेकंड थी या थर्ड थी, तो उसमें वो जब जीत जाता है तो उसको जेम्स और ये सारा कुछ बहुत कुछ मिलता है हम्म। ट्रेनिंग करने को। अच्छा जिम होता है, मीडिया उसके इर्द गिर्द होता है, फैन फॉलोइंग बहुत होती है, कोई आके तस्वीर खिंचवा रही है, कोई ये कह रही है वो कह रही है, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था ट्रेनिंग में। हम्म। तो वो उसको मैनेजर को बुरा लगता है, तो वो बाबा जी चले जाते हैं घर वापस। तो ये जब हम्म। देखता है इधर उधर नहीं है, तो फिर वो जब वापस आता है जिम से, तो आके उसके पाँव में बैठ के बातें करता है, क्या करता है, कहता है देख पहली चीज, the worst thing that can happen to an athlete is he gets civilized. हम्म। सही।
तो वो उनको यही समझा रहा होता हूँ कि देखो ये जो सारी चीजें ये तुम्हें फॉलो करेंगी, तुम इनके पीछे इस परसू अपने ड्रीम के बजाय इनको परसू करना शुरू कर दोगे ना, तो ये डिस्ट्रैक्शन इतनी बड़ी है कि तुम जिस चीज के लिए डेस्टिन्ड हो ना, वो तुम उधर नहीं पहुंचोगे। जब तुम उधर पहुंच जाओगे तो सब उसको देखेंगे कि तुम यार पहाड़ के ऊपर पहुंच गए हो, सब तुम्हें फॉलो करेंगे खुद से, तुम्हें किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें इज्जत गंवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जिस चीज के पीछे है तो आपके लिए उनके सामने आपकी इज्जत नहीं है। जब आप ऊपर हैं तो फिर यू कैन पिक एंड चूज थिंग्स, पिक एंड चूज व्हाट यू वांट। तो ये चीजें समझाता हूँ। उसके अलावा डिसिप्लिन करने की, यार देखो अपनी रूटीन्स को लिखो। हमारी थॉट्स बहुत सारी होती हैं, हमारे माइंड में आती हैं, हम जब लिखते नहीं है ना तो हमारे माइंड से वो चीज़ें निकल जाती हैं। तो उनको यही कहता हूँ कि अपनी ट्रेनिंग्स, अपना जो डेली रूटीन है रात को सोने से पहले वो लिख लिया करो। मेरे पास अभी भी अपना मैं फ़ोन दिखा के उनको बोलता हूँ कि देखो मेरे पास ये सारी रूटीन्स बनी पड़ी हैं कि मैंने दिन में, अब जैसे ये है कि एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, कि इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, रिमाइंडर्स हैं। मैंने कहा इसको यूज़ करो आप। आई कांट स्टॉप players from using TikTok और using Instagram, but I can tell them कि उसको बेहतरी के लिए कैसे यूज कर सकते हो। 2 घंटे अगर तुमने स्क्रॉलिंग करनी है फजूलियात को देखने के लिए, तो उसमें से 10-15 मिनट जो अपने से रिलेटेड चीजें हैं, जहां तुम्हारा एम है कि तुमने पाकिस्तान खेलना है, तुमने पाकिस्तान लंबा खेलना है, या कुछ भी PSL खेलनी है, तो उस एम के लिए क्या कर रहे हो उसमें, तो वो चीज़ें लाजमी अपने रूटीन में ऐड कर लो और अपने गोल्स लाजमी लिखो। वो गोल्स लिखने से आप डेली जब उनको देखते हो तो आपको रिमाइंडर रहता है कि हाँ मैंने इधर जाना है, अच्छा ये चीज़ें डिस्ट्रैक्शन है नहीं, कंट्रोल के साथ बिल्कुल तरीके से हैव टू गो देयर। तो ये चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर दूसरा ये कि स्पिरिचुअल साइड अपनी जो है, नमाजें पढ़े, वो तो मेन चीज़ है कि आप वो एक सेल्फ बिलीफ जो है ना, आपकी सेल्फ बिलीफ भी आपकी अल्लाह के बिलीफ से मिल एक बिल्कुल वो बिल्कुल इंसाइडिंग चीज़ है कि आपको फेथ होना चाहिए कि अगर कोई मुश्किल आई है तो वो आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई है, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आई। यू चूज के वो आपको डिस्ट्रॉय करेगी या आपको स्ट्रॉन्ग करेगी। बिल्कुल नहीं, ये आई थिंक कॉमन सी चीज़ है। आई थिंक बहुत से लोग सेटबैक्स को बहुत पर्सनली ले लेते हैं, एंड टू अ पॉइंट वो लोग दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं कि यार तुम्हारी वजह से ये हुआ है, या 100%। इन्होंने वो कर दिया, ये कर दिया। तो मैंने एक चीज़ आपसे और पूछनी थी। आपका जो ये आपने अभी स्क्रीन दिखाई तो मुझे वो आयरन नहीं, मैन दिखा, तो मुझे वो अम, ख्याल आया, आपका जो ये आयरन मैन सेलिब्रेशन था इसकी बुनियाद क्या थी? ये आपने कहाँ से, आप मार्वल के फैन हैं या बस ऐसे ही आपने बस एक दिन? मतलब एज अ मतलब लाइक मार्वल फैन नहीं हूँ, ये सुपर हीरो मूवीज जो है इनका फैन हूँ मैं। और आयरन मैन उस वक्त आई थी मूवीज तो बड़ा मतलब अच्छी मूवीज थी। तो उसकी वो जो भी कैरेक्टर जिस तरह बनाया था कि हार्डशिप्स के अगेंस्ट जाके वो किस तरह एक उसको किडनैप भी किया, उसमें भी उसने उस सिचुएशन को यूज करते हुए ही केम आउट ऑफ इट। तो मेरे पास, मैं यूके से कंप्रेशन लेके आया था आयरन मैन की, मैं कमरे में सोच रहा था बैठ के कि यार सब सेलिब्रेशन होनी चाहिए शॉर्टर फॉर्मेट के लिए, कोई वाइट बॉल क्रिकेट के लिए कोई ना भी आपकी सेलिब्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट होती है फैन के लिए। White ball cricket is for the fans और रेड बॉल क्रिकेट इज फॉर द क्रिकेटर्स, दैट्स व्हाट आई बिलीव। उसके लिए कुछ ना कुछ होगा जी साले सर। फिर मैं सोच से मेरे जेहन में आया कि कंप्रेशन तो मैं पहनता ही हूँ, तो क्यों ना इसको फ्लैश किया जाए। तो बस उसी में मैंने जब ट्राई किया, और मतलब उसकी पीछे स्टोरी भी यही थी कि यार बच्चों को ये बताना कि भाई हार्डशिप्स आनी है, वो एक बीइंग है मुस्लिम, वो आनी ही आनी है। आप कोई भी एक ह्यूमन बीइंग, आपको हार्डशिप्स आनी है, आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आनी है। अगर आप यू चूज कि आपने उसका विक्टिम प्ले करके तो आपने कहना है कि हाँ ये मेरे साथ ये हो गया, या यू क्रॉस दैट हर्डल विद योर मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ और वॉट एवर, ठीक है, बिल्कुल किस तरह आपने निकलना है। क्योंकि आप जब उससे निकलते हो आप तभी आगे अपने गोल की तरफ पहुंचते हो, और वो आपको मिल ही जाता है जब आप लगे रहते हो। तो यही बच्चों के लिए
था एक मोटो कि भाई नेवर गिव अप, कीप मूविंग फॉरवर्ड और कीप ट्राइंग हार्ड, तो आप अपने गोल्स की तरफ पहुंच जाओगे. डोंट प्ले विक्टिम टू योर व्हाटएवर हार्डशिप्स हम्म, फ्रॉम योर वे. सही. तो हमने आपके फैन से कुछ सवालात कुछ बोला था कि आप सवालात भेजें, तो एक फैन ने भेजा था कि आपकी फेवरेट फ्रेंचाइज कौन सी है. आपने कराची से भी खेला है, कोयटा से भी खेला है, पेशावर से भी खेला है. तो और इन 3 फ्रेंचाइज में आपका एक्सपीरियंस कहाँ अच्छा था? ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट अचीवमेंट्स हैं आपकी इन तीनों फ्रेंचाइजेस से, तो आपकी फेवरेट फ्रेंचाइज कौन सी है? देखिए ज़ल्मी के साथ तो दिल है, क्योंकि उन्होंने मुझे पहली दफ़ा फिर भाई ने चांस दिया. ठीक है. कराची के साथ मेमोरी और है, उधर से हम जीते, खेले, जीते. बाबर के साथ खेला, इमाद के साथ खेला, डीन जोन्स, वसीम अकरम, वो डिफरेंट मेमोरीज हैं. ज़ल्मी के साथ डिफरेंट मेमोरीज हैं, कोयटा के साथ डिफरेंट मेमोरीज हैं, लेकिन अभी फेवरेट वही होगी जो खिलाएगी या जो खिलाती रही है. हाँ, ठीक है. सही. तो वो कहते हैं ना, गाड़ी वही अच्छी जो आपके नीचे है. तो आ, सही. तो तो बस ऐसे ही है. तो आई थिंक तीनों के साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस था, तीनों के साथ मज़ेदार एक्सपीरियंस था, क्योंकि देखिए हर एक तीनों ओनर्स अपनी टीम को बच्चों की तरह लेके चलते हैं, वो बहुत इन्वॉल्व होते हैं, वो पूरी सपोर्ट देते हैं. हम्म, हर एक का फॉर्मूला होता है. देखें बिजनेस, हर एक का बिजनेस है ना, उसने उसका मेन मकसद उसका प्रॉफिट है, या उसका अगर पीएसएल तो उनका बिजनेस का मकसद है कि वो जीतेंगे, जीतना चाह रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. उसमें जो भी जिसका भी जो फॉर्मूला होगा उसमें आप जहाँ फिट होते हैं, तो ये उनकी मर्जी हम्म, है. ठीक है. बिल्कुल. तो हर एक में डिफरेंट फॉर्मूला था और हर एक में डिफरेंट एंजॉय किया मैंने. सही. एक और सवाल था कि आपने अपना एक्सपीरियंस जो आपने सियालकोट स्टैलियन से एक्वायर किया वर्सेस पीएसएल एक्सपीरियंस, वो उन दोनों में आप किसको हाई रेट करते हैं? देखें बेस जो है वो तो सियालकोट स्टैलियन से बनी. हम्म, सियालकोट स्टैलियंस में जब खेल रहे थे उस वक्त, जो ये आरबीएस का या फैसल बैंक T20 होता था, हम्म, उसमें जो जैम पैक स्टेडियम होते थे बिल्कुल, जब आप खेल लेते हैं ना, तो आपका वो जो प्रेशर हैंडलिंग जो है ना, वो बेहतर हो जाती है. कि आप वो वैसे भी आई बिलीव कि मैं टेप बॉल काफ़ी खेल चुका था, तो वो लाहौर में काफ़ी खेली थी, ऐसी ऐसी जगह भी खेली थी, लोग देख रहे होते थे, तो वो खेलते 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 वो एक वो चीज़ बन गई थी कि हाँ, वो फोकस आपका हम्म, वाकई बॉल के ऊपर आ जाता था, आप छोड़ देते थे कि कौन देख रहा है. तो फिर जब सियालकोट में खेला, एक अब मैं वो याद करता हूँ कि मुझे, जैसे आपको बोला, मैंने ताहिर मुगल मेरे चचा वो उधर खेलते थे, तो मुझे हम्म, एक दफ़ा डग आउट में ले गए. मैं बिल्कुल ऐसे खड़ा हूँ डग आउट के बिल्कुल साथ, ये शुएब भाई बैठे हम्म, हैं आगे, राना भाई बैठे हैं, आसिफ भाई अंकल बैठे हैं, और बाकी जो भी बैठे हुए थे. ठीक है. हम्म, मैं उनको इन ऑ देख रहा था कि हाउ काम ही वाज, शुएब भाई, एंड हाउ हम्म, ही वाज हैंडलिंग एवरीवन, कि मैच किस तरह लेके जा रहे थे. तो आई वाज थिंकिंग कि यार इंशाल्लाह यहाँ आना है. तो अल्लाह ने ऐसा किया, उनके साथ भी खेला, उन्हीं की कॉल आई खेलने के लिए, खेला साथ, और अब उन्हीं के साथ हम्म, टीम मैनेज कर रहे हैं. ठीक है. हम्म, तो वो जो एक्सपीरियंस था, वो एक बेस था कमिंग इनटू पीएसएल, और उसके अलावा जितनी मैंने 4D क्रिकेट वगैरह खेली हुई थी. सही. चलें, तो इसी के साथ एक नेक्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट है. मैं आपको ऑलराउंडर्स के नाम दूंगा. आपने बेसिकली चूज करना है हु वुड यू रादर हैव इन योर, मतलब हु वुड यू रादर पिक बेसिकली. तो स्टार्ट करते हैं. सिकंदर रजा या शादाब खान? सिकंदर रजा. मोहम्मद हफीज़ या शोएब मलिक? शोएब मलिक. शोएब मलिक. आंद्रे रसल या हार्दिक पांड्या? पांड्या. शॉन पोलक या ऑल्दो आई वसीम हेट अकरम? दैट गाय. लेकिन बीइंग अ क्रिकेटर, आई वुड से कि अब स्किल लेवल तो ही है उसका. सही.
शॉन पलक या वसीम अकरम? तो आप क्या आगे क्या पूछा बोथ था वर आपने? लेजेंडरी बट हुज वसीम अकरम यार, फॉरएवर। ओके। वसीम भाई फॉरएवर। अब्दुल रज़ाक या एंड्रू फ्लिंटॉफ? अब्दुल रज़ाक। फ्लिंटॉफ का एक पैच आया था, उसके अलावा वो बस उसमें ही पीक पे था। उस पैच के अलावा आई विल ऑलवेज चूज अब्दुल रज़ाक। ओके। जैक कैलिस या बेन स्टोक्स? जैक कैलिस, मोस्ट अंडररेटेड ऑलराउंडर एवर। अंडररेटेड और हाईली अचीव्ड, मतलब उनकी जो अचीवमेंट्स हैं एज अ बैट्समैन है, एज एन ऑलराउंडर। वेरी हाईली अचीव्ड, वही कह रहा हूँ ना कि हाईली अचीव्ड ऑलराउंडर है, बट अंडररेटेड है। कोई इतना उसकी बात उस तरह नहीं करते जिस तरह बाकी बात ही नहीं ऑलराउंडर्स की करता बात यार, की जाती असल में उनकी पीआर टीम का मसला है, तो है। बाकी आप समझ जाए। और लास्ट क्वेश्चन ये है, आई थिंक ये हर कोई पूछता है, इमरान खान वर्सेस कपिल देव। इमरान खान, ये तो आप एक ऑब्वियस एक और क्वेश्चन पूछ रहे और अगर आप इनमें से किसी को बॉल कराना चाहें या इनमें से किसी को फेस करना चाहें तो वो कौन होगा, जिन जिन को आपने पिक किया? देखें, बीइंग अ क्रिकेटर मैं बॉल को देखता हूँ, तेज को नहीं देखता। यहाँ पे आके तो जो मर्जी आ जाए, ये जो भी तुम, मैंने अपने स्किल्स को एग्जीक्यूट करना है, आगे से जो मर्जी। साथ खेलना चाहूंगा इन सब के, एक ही टीम में अच्छा, सारे हो तो मैं साथ जरूर खेलना चाहूंगा, साथ सबके अंदर खेलना चाहूंगा, या जो भी बाकी है। लेकिन ऑपोजिशन में फिर जो भी आ जाएगा, आई डोंट माइंड। सही। चलिए इसके बाद हम लोग अपना सेशन एंड करते हैं। थैंक्स उमैद भाई, आपने ज्वाइन किया, हमें टाइम दिया। हम लोग काफ़ी दिनों से लगे हुए थे, तो बट आई एम ग्लैड हम लोगों ने एक टाइम निकाल के कर लिया। इसका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, अपने अपने अपना विजडम शेयर किया अपने हमारे व्यूअर्स के साथ, अपने फैंस के साथ। तो अगर आप ये इस आपको चैनल पे नए विजडम हैं, लगता है, एक्सपीरियंस ही था मेरा। आई मीन विजडम एक्सपीरियंस से ही आता है। तो चलें, आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। उमैद भाई के लिए जो भी सवाल आते हैं वो करें, तो हम लोग आंसर करने की भी कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।